जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर से हम हाजिर हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए। और हमारा ये सेकंड वीडियो है प्राचीन इतिहास से संबंधित। लास्ट वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मगध साम्राज्य कैसा था मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के बाद कैसा था मगध साम्राज्य, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो देखिए, इसमें हम बात करें मौर्योत्तर काल में। सो ये शुरू होता है हमारा 187 ईसा पूर्व से और ये चलता है 240 ईस्वी तक। यानी कि जब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो उस समय शुरू होता है मौर्योत्तर काल। ठीक है। इस काल की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि ये यहाँ भारत की राजनीतिक एकता खंडित थी। जैसे मौर्य साम्राज्य तक भारत जो था वो एकजुट था, मौर्यों के बाद जो है खंडित हो गई। हर किसी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है। और इस काल में भारत के विभिन्न हिस्सों में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन एवं वाकाटक का उदय हुआ तथा कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए। सो जो केंद्रीय सत्ता के अभाव में जो क्षेत्रीय राजा स्वतंत्र होने लगे, उनमें जो सबसे प्रमुख राजा था वो था कलिंग का राजा खारवेल। कलिंग का राजा खारवेल पूछा जा सकता है कि खारवेल जो नरेश थे वो कहाँ के थे। ये कलिंग के थे। सो हम बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश की स्थापना हुई थी 189 ईसा पूर्व में। और जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। महान जो हमारे साहित्यकार थे कालिदास, उनका एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम। उसमें पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण माना है। ठीक है। और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा, विदिशा भी मध्य प्रदेश में है, विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ आपने देखा होगा रामायण में कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जो जो राज्य की परिक्रमा करता है या जिस जिस राज्य का भ्रमण करता है, वो राज्य या तो अ, अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है या फिर उसे युद्ध करना होता है, जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया होता है। ठीक है। अब देखो, तो देखिए इसी में बात करते हैं मालविका अग्निमित्रम की। कालिदास जी का नाटक है जिसमें विदर्भ की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंध के बारे में वर्णन है। विदर्भ अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में नागपुर का जो क्षेत्र है उसे विदर्भ कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म पे अत्याचार करने वाला बताया गया है। उसमें उनमें कहा गया है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत अधिक हजारों लाखों बौद्ध भिक्षुओं को मारा था। साथ साथ इतिहास में यह भी वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ही बरहुत और सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने कर दी थी। इसी काल में जो प्रसिद्ध पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के, पतंजलि, उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पे पाणिनि के जो अष्टाध्यायी थे उस पे एक ग्रंथ लिखा था, टीका लिखा था, जिसका नाम है महाभाष्य। सो पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी, जो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पे टीका था। और अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत का प्रथम व्याकरण माना जाता है या कहा जाता है। देखो इसी काल में वैदिक जो धर्मशास्त्र है उसके संबंध में बहुत सारी स्मृतियां लिखी गई हैं। ठीक है। जो स्मृतियां हैं जैसे मनुस्मृति, उनका जो रचना है वो इसी काल में मानी जाती है। अब देखिए इसके बाद आता है कर्ण वंश। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि देवभूति का वध जो है वो वसुदेव ने किया था।
और वसुदेव ने ही कण्व वंश की स्थापना की थी। इसमें बेसिकली 4 शासक थे कण्व वंश के। और इसमें कण्व वंश जो है, इसका योगदान जो भारतीय इतिहास में है, वो है ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में इसका महत्वपूर्ण योगदान। सो कण्व वंश ने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में बहुत अधिक योगदान दिया। और अंतिम कण्व शासक था सुशर्मा, जिसकी हत्या उसके सेनापति सिमुक ने कर दी। देन बात आती है सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश जो है, उसकी स्थापना सिमुक ने की। और इन्हें दक्षिण का मौर्य भी कहा जाता है। वर्तमान में आंध्र का जो क्षेत्र है, ये सातवाहन साम्राज्य था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, पैठन या प्रतिष्ठान बोल सकते हैं आप। और सातवाहन वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, वो था गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी भी कहा गया है। और अगर हम बात करें समाज की, तो सातवाहन वंश में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है। और इसी में जो अन्य राजा था, उसका नाम था हाल। एक हाल जो था, वो भी एक प्रसिद्ध सातवाहन राजा था, जिसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। और जो सातवाहन थे, उनका उनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी, उनकी लिपि ब्राह्मी थी। जैन सातवाहन शासकों का एक और योगदान है, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, यानी कि लेड के सिक्के चलाए थे। और जो गौतमी पुत्र शातकर्णी जो थे, उनके अभिलेखों में ये लिखा गया है कि उनके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो साम्राज्य था वो काफी विस्तृत था। देखो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाकाटक वंश की। बाकाटक वंश भी दक्कन में ही था। और इसकी जो शक्ति थी, यानी कि जो बाकाटक साम्राज्य था, उसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ठीक है। और ये जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं, सारे जो थे, ये ब्राह्मण गोत्रों से संबंधित थे। ठीक है। तो इसमें हम देखिए, अब बात करते हैं भारत में विदेशी आक्रमणों के बारे में। सो विदेशी आक्रमण जो भारत में हुए थे, तो भारत में जो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था, वो ईरान के हक्कामनी वंश के राजाओं ने किया था। और डेरियस प्रथम जो है, वो भारत पर आक्रमण करने में उसे सफलता मिली थी। भारत पे जो पहली विदेशी आक्रमण, सफल आक्रमण था, वो था डेरियस प्रथम का। ठीक है। जबकि भारत पे जो सबसे पहले आक्रमण किया था, वो साइरस ने किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था भारत में। अब अगर बात करें हम सिकंदर की, तो सिकंदर जो था, वो मैसेडोनिया या मकदूनिया का क्षत्रप था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 यानी 356 ईसा पूर्व में। और सिकंदर के जो गुरु थे, वो थे दार्शनिक अरस्तु। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बुकेफेलस। और सिकंदर की भारत में अंतिम विजय थी पाटन। सिकंदर का जो प्रधान सेनापति था, उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है, वो भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आज अफगानिस्तान या पाकिस्तान का जो इलाका है, पूर्व उत्तर पश्चिम का इलाका, वहां इसने आक्रमण किया था। उसके बाद अगर बात की जाए सिकंदर की, तो भारत पे जब आक्रमण हुआ, तो सिकंदर को झेलम के युद्ध में पौरस के साथ युद्ध करना पड़ा। पौरस जो भारतीय राजा थे, उनके और सिकंदर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे बितस्ता की लड़ाई, हाइडेस्पीस का युद्ध, ठीक है, या झेलम की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में पौरस जो थे, वो पराजित हुए थे। लेकिन उनकी बहादुरी को देख के सिकंदर ने पौरस के सामने दोस्ती का हाथ रखा था। उसके बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और उन्होंने कुछ स्तंभ बनाए थे,
ब्यास नदी के किनारे इंदौरा और मिर्थल के बीच में। ठीक है। उसके बाद सिकंदर जो है वो जब सेना ने मना कर दिया तो वो हताश हुआ और वो वापस मैसेडोनिया के लिए उसने प्रस्थान किया, सेल्यूकस निकेटर को भारत की जिम्मेदारी देकर के। जब भारत सेल्यूकस निकेटर सब जब सिकंदर भारत से चला गया तो उसको बुखार हो गया, मलेरिया वगैरह हो गया और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई और उसको दफनाया गया है कायरा में। ठीक है। भारत में यानी कि जम्मू कश्मीर में सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना की थी। पहला नगर है निकाया अर्थात विजयनगर, जो उसने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनाई थी, और दूसरा नगर है बुकेफेलस जो उसने अपने घोड़े के नाम पे स्थापित किया था। अब सिकंदर के जो आक्रमण रहे हैं भारत में, उसका जो प्रभाव है, सो यहाँ पे बहुत सारे प्रभाव पड़े। सबसे ज्यादा प्रभाव जो था वो था कि भारत में एकजुटता आई, जो छोटे छोटे राज्य थे उनका विलय हुआ और एक अखंड भारत या बड़े भारत का निर्माण यहाँ से शुरू हुआ। देन जो पश्चिमी राज्य थे उनमें यूनानी शासन की स्थापना हुई। इसके अलावा वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिला तथा कला की गंधार कला अस्तित्व में आई। जो यूनानी मुद्रा से प्रभावित होकर भारत में भी उलूक शैली के सिक्के जो थे वो प्रचलित हुए। आ, ठीक है। उसके उसके अलावा जो है, जो अन्य प्रभाव पड़े हैं जैसे कल्चरल में पड़ते हैं, और इसका एक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि भारत का इतिहास जो है वो तिथिबद्ध हो गया। इसके बाद तिथियों में भारत के इतिहास का विवरण जो है वो मिलता है। जब सिकंदर भारत से वापस गया था तो वो भारतीय दार्शनिक काला नास को अपने साथ लेके चला गया था। ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें कुछ अन्य चीजों की बात करें तो हिंद यवनों में जो सेल्यूकस निकेटर है उसके बारे में हमने मौर्य काल में ही पढ़ लिया है। सिकंदर के बारे में वहाँ कवर हो गई काफी चीजें। यहाँ अगर हम बात करें तो एक शासक आता है मिनांडर, और मिनांडर जो है अ, उसका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ विचार विमर्श हुआ था या तर्क 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 वितर्क हुआ था, जिसमें जिसके बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और मिलन पाहनो ग्रंथ जो है उसमें मिनांडर और नागसेन के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन मिलता है। मिनांडर की राजधानी साकल थी जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, और उसकी जो तुलना है, उसके वैभव और ऐश्वर्य की तुलना पाटलिपुत्र से के साथ की जाती थी। जो यूनानी शासक थे उनका भारत में अंत शकों के द्वारा किया गया था, और गार्गी संहिता जो हमारा एक ज्योतिष ग्रंथ है उसके अनुसार भारत में यूनानियों का बहुत बड़ा योगदान है ज्योतिष शास्त्र को विकसित करने के लिए। भारत का जो प्रथम कैलेंडर है यानी तिथियों की शुरुआत वो यूनानियों ने ही की थी। अब अगर हम इसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास आते हैं हिंद पर्थियन। ठीक है। हिंद पर्थियन या जिसे हम पहलव भी कहा कहते हैं। सो पहलव शक्ति जो थी उसका वास्तविक संस्थापक था मिथिडेटस। ठीक है। और भारत में जो पहला पहलव शासक था उसका नाम था माउस, जिसने 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व तक राज किया था। इस वंश का यानी पहला वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गोंडो फर्निस। ठीक है। और कुषाण वंश ने यानी जो कुषाण थे उन्होंने भारत में हिंद पार्थियन या पहलवों का अंत कर दिया। अब बात करते हैं शकों की। शक जो थे उनका मूल निवास मध्य एशिया की सरदारिया नदी था, और ये बेसिकली कबीले थे आज उत्तर पश्चिम चीन में के रहने वाले थे, और उनका कबीला था यूची। ठीक है। शक जो थे वो काफी बड़ी एरिया में फैल गए थे, एक जगह नहीं थे, वो अलग अलग जगह जो है उन्हें उन्होंने आसरा लिया था, यानी कि बसे थे वो अलग अलग जगहों जगहों पे जाके।
भारत में जो शक थे वो मुख्यतः थे, जैसे उत्तरी क्षत्रप जो तक्षशिला और मथुरा में थे, और पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक और उज्जैन में बंटे थे। उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो हमारा विक्रमी संवत है वो इसी घटना के बाद शुरू होता है, जब एक स्थानीय राजा ने शकों को हरा दिया था और विक्रमी संवत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भारतीय इतिहास में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गुप्त साम्राज्य में आएंगे। ठीक, और उसके बाद अंतिम जो थे वो आप हेमू विक्रमादित्य को कह सकते हैं, जो हमारे पानीपत के दूसरे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। देखिए, अब हम बात करते हैं, एक प्रसिद्ध शक शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन के जो अभिलेख है उसे जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। ये गुजरात के काठियावाड़ जिले से प्राप्त हुआ है, यानी कि सौराष्ट्र का जो एरिया है। ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, और इस अगर कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि मौर्य की जो जल प्रबंधन की विशेषता है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सो देखिए, अब हम अगर बात करें कुषाणों की, सो भारत में जो प्रथम कुषाण शासक था उसका नाम था कुजुल कड़फिसिस। ठीक है, प्रथम जो कुषाण शासक था उसका नाम था कुजुल कड़फिसिस। और जो भारत में कुषाण साम्राज्य को संगठित करने का जो श्रेय जाता है वो है विम कैडफिसिस, क्योंकि इसने कश्मीर, पंजाब और सिंध आदि के क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था। अब इसके बाद आता है कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिसका नाम है कनिष्क। ठीक, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जो भारत वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला संवत है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत, उसकी शुरुआत जो है वो कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। अब जो कनिष्क ने अपना साम्राज्य विस्तार किया वो मगध तक कर लिया। मगध यानी वर्तमान बिहार, जो उससे पहले सिर्फ पश्चिमोत्तर भारत तक ही सीमित हुआ करता था। कनिष्क ने कश्मीर को जीता और कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, कनिष्क का चाइना के साथ यानी कि चीन के राजा के साथ एक युद्ध हुआ था, जिसमें शुरू में तो कनिष्क जो है वो उसकी पराजय हो रही थी, लेकिन बाद में वो जीत गया था इस युद्ध को। देन कनिष्क ने पेशावर यानी पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था, और इसकी दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। कनिष्क की मुद्राएं जो हैं उन मुद्राओं से सिद्ध होता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, जिनमें से उसके राजकवि और बौद्ध विद्वान अश्वघोष भी थे, जिन्हें वो पाटलिपुत्र से खरीद के लाया था। अश्वघोष से ही कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, और अश्वघोष जो है उन्होंने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ यानी चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था, और इसकी राजसभा में वसुमित्र, अश्वघोष आदि बौद्ध जो थे वो जानकार थे या बौद्ध धर्म के
ज्ञाता थे। इसके दरबार में नागार्जुन थे। नागार्जुन एक प्रकांड पंडित थे और एक राज चिकित्सक थे जिनका नाम चरक था। मंथर कनिष्क के मंत्री थे तथा अजिसिलास नामक एक यूनानी इनके एक इंजीनियर थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम वसुदेव था। भारतीय इतिहास में कुषाण वंश को सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए थे उनकी शुद्धता सर्वाधिक शुद्ध थी। अब बात करते हैं कलिंग राजा खारवेल की। सो खारवेल जो कलिंग राजा थे, कलिंग यानी ओडिशा का जो क्षेत्र था उसकी वहां की बात है ये कलिंग कलिंग राजा। इससे पहले कलिंग युद्ध आपने अशोक के बारे में जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तब भी किया था कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने भेरी घोष छोड़ के धम घोष की नीति अपना ली थी। और ये जो खारवेल हैं इसके बारे में जो जानकारी है वो भुवनेश्वर के समीप हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है तथा इससे पता चलता है कि जो खारवेल राजा खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था। अब बात करें मौर्योत्तर कालीन कला संस्कृति की। सो बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार राजगृह में 36 प्रकार के शिल्पी रहते थे। जो महावस्तु नामक एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि राजगृह में 36 प्रकार के शिल्पी रहते थे, जबकि मिलिंद पहनों में 75 व्यवसायों का विवरण दिया गया है और उनमें से 60 जो है वो शिल्प यानी कारीगरी से संबंधित थे। कुषाणों ने ही गंधार कला शैली का विकास किया तथा इसी काल में मथुरा मूर्ति निर्माण कला का भी केंद्र माना जाता था। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अ, कनिष्क की सिर रहित मूर्ति कहाँ मिली है, तो वो मथुरा में मिली है, मथुरा मूर्ति कला में। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अगर हम जो मौर्यकालीन या मौर्योत्तर कालीन चित्रकला है उसका उदाहरण अजंता की गुफाओं और गुफा नंबर 9 और 10 में मिलते हैं। ठीक है, और गुफा नंबर 10 जो है उसमें जातक कथाएं भी अंकित हैं, यानी कि जो जातक कथाएं जो हैं वो इस समय जो है वो उत्कीर्ण की गई हैं गुफाओं पर। अब अगर साहित्य की बात की जाए, कुषाण कालीन साहित्य, तो अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की जो संस्कृत भाषा में की और इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ये एक महाकाव्य है। इसके अलावा अशोक घोष ने एक सौंदरानंद नामक काव्य ग्रंथ की भी रचना की थी जिसमें 18 सर्ग है। ठीक है, कृष्ण के काल में नागार्जुन थे। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था और इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। वसुमित्र जो थे उन्होंने महाभिभाष सूत्र नामक टीका लिखा था जो त्रिपिटक का सार था। ठीक है, और महाविभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। इसी इसी काल में यानी कुषाण के दरबारी चरक ने चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगर हम बात करें अब प्रमुख शिलालेखों की या अभिलेखों की जो मौर्योत्तर काल के हैं, मौर्य काल तक हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे, जो अशोक तक हैं। अगर उसके अलावा कुछ हैं तो जैसे ये है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन जो है वो बनेगा। इसके अलावा शिनकोट अभिलेख मीनांडर का, ये उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट है जूनागढ़ अभिलेख। लेकिन अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप उनको लिख सकते हैं, जैसे नासिक अभिलेख है गौतमी बल्लभ श्री, या अयोध्या अभिलेख है धनदेव का। अगर हम मौर्योत्तर कालीन प्रमुख रचनाओं की बात करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो इसमें चरक संहिता है, चरक के द्वारा लिखी गई। देन महाभाष्य है पतंजलि के द्वारा। नाट्य शास्त्र जो प्रथम
नृत्य का ग्रंथ है भारत का, वो भरत मुनि ने लिखा है। देन कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है वात्सायन ने। गाथा सप्तशती ग्रंथ हॉल ने लिखा है। वहीं स्वप्नवास बदता ग्रंथ की रचना भास ने की है। बुद्ध चरित और सौरदानंद अश्व घोष के हैं। वहीं मृच्छकटिकम शूद्रक की है। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। देन मिलिंद पहनो अनदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नागसेन द्वारा रचित है, जिसमें मिनांडर और नागसेन के बीच तर्क का अ, वर्णन है। एग्जाम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ रहने वाली है, इस अगर इसकी बात करें तो इसमें ये जो अंतिम तीन हैं, बुद्ध चरित, मृच्छकटिकम और मिलिंद पन्हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी भी आती हैं लेकिन ये तीनों बिल्कुल हमें टिप्स पे होनी चाहिए। देखो, अब बात करें गंधार कला और मथुरा कला में अंतर क्या था। जो गंधार कला थी उसमें गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसको इसका संरक्षक शक और कुषाण थे, यानी कि ये यथार्थवादी कला थी। और इसमें मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, यथार्थवादी है। और इसमें इसका जो निर्माण है वो गहरे नीले और काले पत्थरों से हुआ है। इसके संरक्षक शक और कुषाण थे। मथुरा कला में लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। कुषाण इनके संरक्षक थे, क्योंकि मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। ये कला आदर्शवादी है और इसमें बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। अब देखिए कुछ मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह हैं। सो बंदरगाह का बारे में ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न, लेकिन एटलीस्ट हमें स्थान पता हो कि अगर कोई स्थान आता है हमें, तो हम कह सके कि ये यहाँ पे था। सो पश्चिमी तट पे जो प्रमुख बंदरगाह थे वो थे हमारे सोपारा, भड़ौच, भरूच करके याद कर सकते हैं, अभी भी है भरूच गुजरात में। सो सोपारा, भड़ौच, देवल, ये जो है ये पश्चिमी तट पे थे, यानी कि गुजरात क्षेत्र में थे। ओडिशा में था पोलूरा। देन इसमें टेमाटाइल्स, ये निचली गंगा घाटी में था, यानी कि बंगाल की साइड बोल सकते हैं आप। केरल तट पे इसमें बहुत सारे थे, जैसे चौल, नौरा, टिंडिस, मुजरिस। तमिल तट पे थे जिसमें पुहार, पुहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी पुहार के बारे में क्वेश्चन आता है। कावेरी पट्टनम में, ये 7th या 8th में है। अ, प्राचीन भारत है, 6th में होगा पुहार, 6th में। पुहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुहार याद रखना है आपने। मसूलीपट्टनम आप मध्यकालीन या आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत में जब कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां सेट की। सो इस पूरे में दो चीजें आपने याद रखनी है, पुहार तमिलनाडु जो कावेरी पट्टनम है, एक मसूलीपट्टनम। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है मौर्योत्तर काल के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो और बनाएंगे हम दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में। सो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।